हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज 27 अक्टूबर है। एलटी ग्रेड के लिए एक सवाल आप लोगों को आ रहा है कि सर क्या एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि ईएमआरएस की डेट जो है टकरा रही है। दूसरी बात ये कि एलटी ग्रेड के जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी डेट कब तक डिक्लेयर की जाएगी। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर के महीने में कुल 6 विषयों की परीक्षा होने जा रही है। गणित और हिंदी की परीक्षा यह 6 दिसंबर को होगी, विज्ञान संस्कृत 7 दिसंबर को, और गृह विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा आपकी 21 दिसंबर को कराई जाएगी। 21 दिसंबर को ईएमआरएस की डेट भी आ गई है। तो यहाँ पर गृह विज्ञान और वाणिज्य के जो एस्पिरेंट हैं उनकी डेट ईएमआरएस से जाके टकरा रही है, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा तो होने वाली है नहीं। और आपको ये भी पता है कि ईएमआरएस के लिए जो परीक्षा संस्था है वो सीबीएसई है। तो सीबीएसई जो है पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं सभी में ये परीक्षाएं आयोजित करेगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्या फिर एलटी ग्रेड की परीक्षा टल सकती है, ख़ास तौर से 21 दिसंबर वाली। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो एलटी ग्रेड के लिए यहाँ पर इस बार आयोग ने बहुत ही समझदारी से अपना जो शेड्यूल है उसको तय किया हुआ है। आपको ये भी पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एलटी ग्रेड में, कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो संख्या लगभग 12.5 लाख के आसपास जा रही है। तो एक समस्या तो यहाँ पर ये बन रही थी शुरू में कि 12.5 लाख एस्पिरेंट जो हैं तो इनकी परीक्षा आयोग कैसे करवाएगा। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर सभी विषय जो हैं वो अलग अलग हैं और इनकी संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 विषयों को अलग अलग डेट में इनकी परीक्षाएं लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। और रही बात ये कि एलटी ग्रेड का जो पहला शिफ्ट है, यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख और 21 दिसंबर को जिनकी परीक्षा हो रही है, उनको ये लग रहा है कि बाकी के जो विषय हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी तक सोशल साइंस का डेट नहीं आया है, इंग्लिश की डेट नहीं आई है, इस प्रकार से अभी जो 9 विषय हैं उनकी डेट तक नहीं आई है। और फिलहाल कुछ ये जो 6 विषय हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे कि गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य की डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि उनको समय कम मिल रहा है। बाकी के जो विषय हैं 9 विषय, उनकी अपेक्षा ये जो 6 विषय हैं इनको समय कम मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों। जितना समय आपको मिल रहा है उतना ही समय, अब देखो यहाँ पर बात ये है, अगर आप देखेंगे तो गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य के जो एस्पिरेंट हैं इनका मुकाबला तो बस अपने ही सब्जेक्ट से होना है। ऐसा तो है नहीं कि गणित का जो कट ऑफ होगा वो एसएसटी से जाके लड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो जितना समय आपके विषय को जितना समय मिल पा रहा है तो समान रूप से आपके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जो कंपटीटर हैं, उनको भी उतना ही समय दिया जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर पूरी जो लड़ाई है वो इस बात पर तो फोकस होनी नहीं चाहिए कि बाकी के जो विषय हैं 9 विषय, इनको ज़्यादा समय मिल रहा है। अभी तो आपको फोकस इस बात पर करना चाहिए कि आपका जो विषय है, देखो समय सभी को समान मिलेगा, तो आपका जो विषय है आप अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, जो आपका प्रतियोगी है, जो सबसे निकटतम रूप से आपको बाहर करेगा, आप उससे कितना अधिक समय अपनी स्टडी में दे पाते हैं। तो अभी आपके पास समय बचा हुआ है 6 दिन, कम से कम 6 दिन आपके पास दिसंबर में आपको मिलेगा। अभी अक्टूबर में भी 4 दिन बचे हुए हैं, तो 10 दिन ये हो जाते हैं। मैं 30 दिन और मांग चलता हूँ, तो कुल मिला के 40 दिन अभी आपके पास हैं। और ये 40 दिन पर्याप्त हैं। अगर आप नियमित रूप से स्टडी करें तो 40 दिन आपके पर्याप्त हैं। रही बात दोस्तों ये कि क्या परीक्षा जो है आगे पीछे होगी, तो 21 तारीख की जो परीक्षा है, 21 दिसंबर की जो परीक्षा है, ये बहुत होगी तो 1-2 दिन ऊपर नीचे ये लोग करेंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा करेंगे नहीं। तो आप लोग यही मान चलो कि आपकी जो भी परीक्षा है बिल्कुल तय समय पर हो रही है और आपके पास मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, हालांकि जिनकी 21 को है वो मान सकते हैं कि उनके पास 2 महीने का समय है, लेकिन अभी तो जो निकटतम 6 दिसंबर वाले प्रतियोगी हैं और 6 दिसंबर को जिनकी परीक्षा हो रही है और 7 को भी मान लो, तो गणित, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत वालों के पास 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन में आप कितना समय का सदुपयोग कर पाते हैं, सारी लड़ाई इसी बात पर है। बाकी की चिंता आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो भी समय है वो आपके गणित, हिंदी, विज्ञान और संस्कृत के जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए समान ही है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस बात पर विचार करना है कि परीक्षा की तिथियां आपस में लड़ रही हैं तो क्या होगा, कैसे होगा।
क्योंकि यहाँ पर केवल 2 विषय हैं जिनमें दिक्कत आपको हो सकती है, बाकी विषयों के लिए कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप लोग ये जो 40 डेज हैं इसको इस प्रकार समझित करें कि आपका जीएस भी तैयार हो जाए। देखो फ्रेंड, जीएस को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, 60 नंबर का जीएस है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है आपको पता ही है कि कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका, तो कुल 120 प्रश्न यानी कि 240 नंबर का आपका यहाँ पर विषय है। तो आप इग्नोर इसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ना तो जीएस को ना तो आपके सब्जेक्ट में। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कम से कम प्रतिदिन आप 1 से 1.5 घंटे का जो समय है वो आप जीएस को दें, बाकी समय आप सब्जेक्ट को दे सकते हैं। जीएस का जो सिलेबस है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यूपी पीसीएस तरह 24 घंटे जीएस ही पढ़ते रहें, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको डेली टारगेट देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आपके लिए एक पेड ग्रुप बनाया गया है और इस पेड ग्रुप की विशेषता ये है कि आपको डेली कितना पढ़ना है, डे 1, डे 2, डे 3 का टारगेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको जीएस के और करंट अफेयर के नोट्स दिए जाते हैं। जो भी मॉक टेस्ट मैं आपको करवाता हूँ, जो भी करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता हूँ चैनल पर, जो भी चीज़ें उपयोगी होती हैं उनकी भी डेली यूट्यूब लेक्चर की जो पीडीएफ होती है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। समयबद्ध अध्ययन आपसे करवाया जाता है और अगर कोई दिक्कत आती है तो समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो आप चाहें तो पेड ग्रुप से जुड़कर भी आप अपने जीएस की जो स्टडी है उसको एक नई धार दे सकते हैं। और प्रयास यही होगा कि 6 तारीख 7 तारीख को जिनकी परीक्षाएं हैं उनसे पहले जो सिलेबस है वो तीव्र गति से पूरा कर दिया जाए। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी मतलब समय तो बचेगा, तो उनको थोड़ा सा और समय मिलेगा, तो सभी को समान मिलेगा ना। आपका जो कंपटीशन है केवल अपने ही विषय से होना चाहिए और जितना समय आपको मिलेगा उतना ही आपके निकटतम प्रतिद्वंदी को भी मिलेगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हो गई, यानी कि आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि परीक्षा जो है टल रही है नहीं टल रही है, क्या है कैसे है। आपको इतना टाइम देना है कि आप 40 डेज कम से कम दे पाएँ और ये 40 डेज आपके लिए इनफ हों। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स भी पेड ग्रुप में भेज दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसके लिए मैंने आपको एक निश्चित समय सीमा वहाँ पर बता दी है डेली टारगेट के अंतर्गत। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप से वो लोग अपना टारगेट जो है उसको पूरा जरूर करें, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग अभी देखना चाहते हैं कि ग्रुप में कैसे नोट्स मिलते हैं तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और जो लोग अभी करंट अफेयर को लेकर चिंतित हैं तो करंट अफेयर क्लास भी अब चल रही है और जो लोग अभी पूरे साल की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑफ़र है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसमें आपको साल का जो पहला 6 माही है यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का करंट आपको दिया जा रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो करंट में तो आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। बाकी चैनल पर जितने भी वीडियोज आते हैं उसको ही आप लोग देखते रहें। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप डिग्री कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो आपको पता ही है कि इस समय वर्तमान समय में सेट के लिए मध्य प्रदेश सेट की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है और इसके लिए जो आवेदन हैं वो लिए जा रहे हैं। परीक्षा तिथि आ चुकी है, 11 जनवरी को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। फीस अभी तो फिलहाल बहुत कम है, 250 रुपये फीस आपकी रखी गई है। 250 रुपये फीस देकर आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश का सेट है, तो इस परीक्षा को पास करने के बाद आप एलिजिबल हैं, चिंता मत करिएगा। आप यूपी से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप बिहार से हैं तो भी आप, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद दिसंबर के महीने में आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और रही बात, अभी कुछ लोगों ने एक सवाल किया था कि जो एज लिमिट होती है क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय महाविद्यालय होते हैं, यानी कि जो अशासकीय वित्त पोषित महाविद्यालय होते हैं जिनकी भर्ती अभी तक यूपीएससी के माध्यम से हो रही थी, तो उसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में एज लिमिट लगाई गई है और एज लिमिट कितनी होती है तो आपको बता दें कि दिसंबर में, यानी कि सेट की परीक्षा के बाद दिसंबर में कुल लगभग
यहाँ पर आप देखें तो एक न्यूज आ रही है कि 2197 पदों पर सहायक प्राध्यापक की भर्ती करवाई जाएगी, लेकिन उम्र सीमा भी यहाँ पर रखी गई है। उम्र सीमा कितनी होती है तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल एक वैकेंसी अभी रन कर रही है मध्य प्रदेश में, और ये वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की है। तो यहाँ पर अभी 30 नवंबर तक आवेदन, जो अभ्यर्थी कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बनना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 से 40 साल के बीच में रखी जाती है। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उम्र सीमा क्या रहती है, तो दोस्तों 21 से 40 साल वहाँ पर भी रखी जाती है एज यूजुअल, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी फ़िलहाल जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, अगर वो नेट परीक्षा पास हैं या फिर सेट परीक्षा मध्य प्रदेश का पास किए हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेट का फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। उम्र सीमा रहेगी 21 से 40 साल। अदर स्टेट को तो कोई भी उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है, लेकिन बाकी की जो स्टेट मतलब जो MP वाले हैं उनको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सारी बातें क्लियर हो रही हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, ये 2 जानकारियाँ हो गई आपके पास। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के अखबारों में ये जानकारी मिल रही है कि खुलासा, बिना छात्र वाले 8000 स्कूलों में 21,000 शिक्षक नियुक्त। तो बात अगर यूपी के बारे में बात करें तो यहाँ 81 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद ने इन स्कूलों की मान्यता वापस लेने की घोषणा कर दी है। और रही बात ये कि देश में, तो देश में करीब 8000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी छात्र नहीं है। इसके बावजूद 20,817 शिक्षक इसमें तैनात हैं। सबसे अधिक संख्या ऐसे स्कूलों की पश्चिम बंगाल में बताई जा रही है। यूपी झारखंड में एक शिक्षक वाले जो विद्यालय हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। तो मतलब ये है ना कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टेट वाइज देखा जाए तो कहीं पर शिक्षक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सरप्लस हो रहे हैं, जैसा कि आप पश्चिम बंगाल में देख पा रहे हैं कि 20,817 शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं। वहीं पर बात करें अगर यूपी के बारे में तो यहाँ पर एक शिक्षक हैं, और हमारे जो नीति नियंता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सिस्टम है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल रेशियो में है। तो मिला जुला के यहाँ पर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है वो यही रहती है कि भर्ती को ऐसे समय पर दिया जाए जब उनसे मतलब उनको कुछ पॉलिटिकल इसका फ़ायदा मिल सके। और शायद यही वजह होती है कि कुछ स्टेट में वैकेंसी लगातार आती हैं, कुछ स्टेट में आनी ही लगभग जैसा लगता है बंदी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आज के अखबारों में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दीपावली के बाद अभी तक मामला जो है बहुत पटरी पे आया नहीं है, तो कोई भी नई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो बहुत ही जल्द आपको जो बाकी के विषय हैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बारे में भी LT-GATE के अंतर्गत इनकी परीक्षाएं कब करवाई जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी। वैसे मुझे लगता है ना दिसंबर तक तो डेट आनी नहीं है, दिसंबर के बाद जनवरी में भी काफ़ी बिजी है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा जो है वो फरवरी में जा सकती है, बाकी की जो 9 विषय हैं। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पेड ग्रुप और करंट अफेयर नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।